हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आपका स्वागत करती हूं CUET की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इसमें आपके मन के एक एक सवाल को मैं यहां पे आंसर कर रही होंगी। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो CUET के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। इवेंचुअली क्या ये एग्जाम है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, क्यों आपको एग्जाम देना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहेंगी, ये सारी की सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको टोटली कवर करवा रही हूँ। हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आपका स्वागत करती हूं CUET की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इसमें आपके मन के एक एक सवाल को मैं यहां पे आंसर कर रही होंगी। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो CUET के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। इवेंचुअली क्या ये एग्जाम है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, क्यों आपको एग्जाम देना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहेंगी, ये सारी की सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको टोटली कवर करवा रही होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी CUET के एग्जाम देने वाले हैं। अब सवाल मन में ये आएगा, मैम CUET के एग्जाम क्यों दे? क्योंकि मैम ऑलरेडी हम लोग तो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करें, लेकिन ये इकलौता बेटा ऐसा एग्जाम है आपका क्लास 12th का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो नंबर्स। बट द पॉइंट इज कि ये इकलौता एग्जाम है जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, यानी कि जो भी हर एक बच्चा क्लास 12th का होता है वो इस एग्जाम के लिए अपेयर करता है। और क्यों अपेयर करता है? क्योंकि इस इकलौते एग्जाम से आप टारगेट कर सकते हो बेटा 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को और लगभग 100 से ज्यादा UG कोर्सेज को। तो चाहे आप कोई भी कोर्स की बात करो, जो 12th के बाद जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, हर एक कोर्स आप CUET के थ्रू एडमिशन पा सकते हो। और इसीलिए हर एक बच्चा स्पेसिफिकली क्लास 12th का जो भी है वो इस एग्जाम को जरूर क्लास 12th के बाद देता है। तो अगर आपने अभी तक इस एग्जाम को अब फिल नहीं करा है तो आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, और उसके लिए मैं आपको पूरी एक डिटेल वीडियो भी बच्चों दे चुकी हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एग्जाम की, क्योंकि इवेंचुअली फॉर्म आउट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट बेटा 24 मार्च है। तो 24 मार्च से पहले आपको इसके फॉर्म को फिल कर देना है। 24 से 26 के बीच में करेक्शन विंडो आएगा और उसके बाद आपका एग्जाम हर बार 15 मई को होता है, लेकिन इस बार आपका एग्जाम 8 मई के आसपास स्टार्ट होने के चांस है और प्योरली बेटा ऑनलाइन मीडियम में होगा। देखो प्रॉब्लम ये है CUET के साथ, क्योंकि हर साल ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और इतने सारे बदलाव होने की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम के पैटर्न को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आप जो स्कोर लेना चाहते हो वो आप नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आपके जो एडमिशन है वो यहाँ पे काफी हद तक हैम्पर्ड हो जाते हैं। तो पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है कि आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि बोर्ड्स चल भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का तो बोर्ड अभी चल ही रहा है, साइंस वालों को भी चल रहा है, लेकिन इसके बीच में आपको फॉर्म जरूर फिल कर देना है, क्योंकि डेट के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो तसल्ली में आप फॉर्म को फिल करो। अब फॉर्म फिलिंग में एक चीज की जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके कौन कौन से कोर्सेज मेनली हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट कौन कौन से मेन कोर्सेज हैं जो आप यहां से टारगेट कर सकते हो। तो देखो साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं, BSc है, तो BSc में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, स्टैट्स है ना, हजार ऑप्शंस है BSc ऑनर्स भी और BSc प्रोग्राम में। सिमिलरली BA के लिए भी ऑप्शन है। BA में आपकी ह्यूमैनिटीज के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप BA कर सकते हो। BCom के लिए BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम का ऑप्शन है। BTech का भी बेटा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेगा। BBA का ऑप्शन आता है, BCA का ऑप्शन आता है, B.Ed का भी ऑप्शन आता है, BLLB का ऑप्शन आता है, BMS का आता है। तो ये तो मेन कोर्स है। इसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स है, बी फार्मर रिलेटेड कोर्स है, तो वो सारे कोर्सेज भी आप CUET के थ्रू टारगेट कर सकते हो। तो मतलब अगर मुझे एक एग्जाम से इतने सारे कोर्सेज का एडमिशन मिल रहा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गलती से भी इसके फॉर्म को मिस आउट ना करो, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देगा जो आप लोग को काफी ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रहा होगा। टॉकिंग अबाउट बेटा यूनिवर्सिटीज, ऑल्दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैं कुछ मेन यूनिवर्सिटीज की अगर बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है CUET की, वहां पे आप लोग मैक्सिमम बच्चों का जो गोल होता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले, तो वो आपके लिए सबसे टॉप चॉइस रहता है CUET का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU है, सारे कोर्सेज यहाँ पे भी रहते हैं। BTech का ऑप्शन यहाँ पे भी है, BTech का ऑप्शन यहाँ पे भी है। JNU है, JNU में जनरली लैंग्वेज कोर्सेज के लिए बच्चे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा IPU है, दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी, अगेन इट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो IPU है। DTU के भी कुछ कोर्सेज, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के भी कुछ कोर्सेज बेटा आप यहाँ से टारगेट कर रहे होते हो। स्पेसिफिकली आपका BBA टाइप कोर्सेज जो होते हैं वो आप यहाँ से टारगेट करते हो।
ICAR, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अगेन देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो आप CUT के थ्रू टारगेट करते हो, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, फॉर एग्जांपल LPU है ना। और अगर मैं बात करूं, आप CUT की जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके लिए भी आप लोग प्रॉपर वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है क्योंकि अभी आपका पहला स्टेप केवल फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना है। वो भी आपको बताया जाएगा जब रिजल्ट आ जाता है, तब आप यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग पे जाते हैं, लेकिन पहला काम आपकी CUT का स्कोर कार्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, तो सारी यूनिवर्सिटीज आपको समझ में आ गई, जो मेन है कोर्सेज आपको समझ में आ गए। तो चाहे साइंस का बच्चा है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे ह्यूमैनिटीज का है, सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा एग्जाम है विच इज अ सिंगल पास। तो एवरीबॉडी वांट्स कि यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर करो ताकि आपको जो भी कोर्स चाहिए आप सिंगल एग्जाम के थ्रू यहाँ पे उसमें एलिजिबल हो सको। ठीक है, अब इस बार जो पेपर है उसमें बदलाव देखने को मिले। ठीक है, पहली बात पेपर प्योरली ऑनलाइन हो चुका है। पेपर हमेशा से 3 सेक्शन में था, तो इस बार भी 3 ही सेक्शन में। और 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर A आपका क्या होता है, लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। सेक्शन नंबर 2 आपका डोमेन्स होता है, जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पे आपको 23 डोमेन्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, 23 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं। अगेन ये भी आपकी CUT की वेबसाइट पर क्लियरली सिलेबस के सेक्शन में दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 3 बेटा जनरल टेस्ट, जैसे GAT के नाम से भी आप जानते हैं, तो ये आपका एक एडिशनल सेक्शन है, जो कि एक पास ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों के पास कोई सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो GAT के थ्रू आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। अब सभी सब्जेक्ट्स में आपका जो टाइम है बेटा वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो सभी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज के लिए भी 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डोमेन्स के लिए भी 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और GAT के लिए भी 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तीनों ही पेपर में आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि चॉइस हटा दी गई है, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस बार CUT को नॉर्मल करने की कोशिश करी गई है, यानी कि उन्होंने जब डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया है क्योंकि आपका टाइम फिक्स हो गया और चॉइस हट गई है। अब से पहले आपको 40 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया जाता था, तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते थे, कुछ चैप्टर को छोड़ देते थे, लेकिन अब सब पढ़ के जाना है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी रहा है कि आपका जो सिलेबस है उसे प्योरली NCERT कर दिया गया है फॉर डोमेन्स, यानी कि न्यू NCERT के ऊपर बेस्ड सिलेबस आपका पूछा जाएगा। तो आपकी जो भी करंट NCERT है, स्पेसिफिकली साइंस में तो वही रहेगा, कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में कुछ 11th के टॉपिक्स भी डाले गए हैं। तो आपको जो सिलेबस फॉलो करना है वो CUT की वेबसाइट पे जो सिलेबस ऑफिशियली रिलीज हुआ है उसी सिलेबस को आपको तैयार करना है। चॉइस नहीं है तो इवेंचुअली आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, और इट इज मोर अबाउट कि कितने बच्चे का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, उसको कितनी अच्छी एफिशिएंसी है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है, वो बच्चा CUT में लास्ट में एक अच्छा स्कोर लेकर आ पा रहा होगा। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर्स की। तो पहले आप 6 टेस्ट पेपर ले सकते थे, अब बच्चों आप लोग केवल 5, मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर ले सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप 5 के 5 लो, लेकिन मिनिमम 3 तो लेने ही है, क्योंकि 3 के बिना आप किसी में भी एलिजिबल नहीं होगे। अब 3 से मेरा मतलब है आप 3 डोमेन ले सकते हो, आप एक डोमेन, एक लैंग्वेज, एक GAT ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है, या आप एक लैंग्वेज 2 डोमेन ले सकते हो, लेकिन उससे आप एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर आप 3 ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हो तो उसके लिए आप बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज में एलिजिबल रहोगे, और उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन एक मैथ्स है, एक लैंग्वेज और एक GAT है, बट उससे आप सब चीजों में एलिजिबल नहीं होगे। तो मिनिमम जो हर बच्चे को लेना है वो कम से कम 4 लेने हैं। 4 में आप 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि उससे मैक्सिमम कोर्सेज और एलिजिबिलिटी में आप फिट इन होगे। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 5 पेपर को देना। 5 में आप एक लैंग्वेज फिक्स कर दो, एक GAT फिक्स कर दो, और उसके बीच में 3 डोमेन्स डाल दो। अब मैम क्या पांचों के पांचों काउंट हो गए? नहीं, हर एक कोर्स का अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो आपका अगर 5 पेपर आप दे रहे हो तो कुछ कोर्सेज का एलिजिबिलिटी केवल 3 डोमेन एक लैंग्वेज है, तो वो GAT के मार्क्स काउंट नहीं करेगा। लेकिन जहां पे GAT के मार्क्स काउंट कर सकता है वहां काउंट कर लेगा। तो आपको एडवांटेज होगा, जहां पे GAT से आपको फायदा होगा वहां पे काउंट हो जाएगा, जहां पे फायदा नहीं होगा वहां पे काउंट नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक बैकअप रहेगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है अपनी मार्क्स को कैलकुलेट करवाने का, जिसमें बेस्ट ऑफ 2 आपका काउंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन रखना चाहिए, एक लैंग्वेज, एक GAT और 3 डोमेन्स। स्ट्रीम वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को उठाते हैं। पेपर मैंने बोल दिया 50-50 क्वेश्चंस आपको तीनों सेक्शंस में दिए जा रहे हैं, जिसमें 60 मिनट्स का आपको टाइम लिमिट है, विद नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी चॉइस। कोई चॉइस आपको इस बार नहीं मिलेगी। अब जरूरी नहीं है कि 50 के 50 ही अटेम्प्ट करके आओ, अच्छी तैयारी तो ऑब्वियसली सब करोगे, तैयारी ही अच्छी करनी है। लेकिन अगेन इट इज अबाउट, जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, भाई आता है तो आप उतना ही रिस्क लो जितना आप नेगेटिव मार्किंग को
काउंट कर सको, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग वरना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो साइंस का बेटा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन्स मेरे हिसाब से आपको पीसीएम या पीसीबी ही रखना चाहिए और जीएटी को जोड़ दो। अब डीयू में ऑल्दो जीएटी का आपको साइंस में एडवांटेज खास नहीं है, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन में मेरिट केवल पीसीएम या पीसीबी का लगेगा, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है साइंस वाले बच्चों का, तो हर एक कोर्स में एलिजिबल है, चाहे मैं बीटेक की बात करूं, चाहे मैं बीएससी की बात करूं, मैं बीए की बात करूं, बीबीए की बात करूं, बीसी की, सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल रहोगे अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है। तो आपको एडवांटेज रहेगा, आप हर एक चीज के लिए यहां पे ऑप्ट कर सकते हो जब आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड आता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा कि आप एक लैंग्वेज स्पेसिफिकली इंग्लिश रखो, बेटर रहेगा। पीसीएम पीसीबी जो भी आपका सब्जेक्ट है और जीएटी को डाल दो। अगर कोई बायो का बच्चा है और पीसीएमबी लेना चाहता है तो वो जीएटी को छोड़ सकता है, इंग्लिश और पीसीएमबी के साथ जा सकता है अगर उसको बीएससी में ही एडमिशन लेना है तो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो ये तो साइंस वाले बच्चों की बात रही है। मैं कॉमर्स पे आ जाती हूँ। कॉमर्स में अगेन लैंग्वेज जीएटी फिक्स है, कॉमर्स वालों को जीएटी से काफी एडवांटेज होगा, तो जीएटी रखना जरूर। डोमेन्स में मैथ्स और अकाउंट्स में से कोई एक सब्जेक्ट रखना, क्योंकि काफी कोर्सेज का कॉम्बिनेशन में स्पेसिफाई किया गया है कि मैथ्स या अकाउंट्स चाहिए, और बचे हुए कोई भी दो डोमेन्स रख सकते हो जो भी आपके क्लास 12th के हैं, जो कि आपकी लिस्ट में अवेलेबल है, चाहे इको रख रहे हो चाहे बीएसटी रख रहे हो, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। तो मैथ्स और अकाउंट में से कोई एक, दोनों है तो दोनों रखना चाहते हो तो दोनों रख लो, अदरवाइज कोई एक और डोमेन आप डाल लीजिए। हिंदी इंग्लिश रखेंगे और जीएटी डाल दीजिए, क्योंकि जीएटी से आपको एडवांटेज होगा। बीबीए बीसीए वाले जो कोर्सेज है उसमें जीएटी जरूरी है, तो कॉमर्स वालों को जीएटी जरूर डालना चाहिए, ठीक है। अगेन अब मैं बात कर लेती हूँ ह्यूमैनिटीज की। तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बेटा बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज के पास ऑप्शन है कि वो कोई भी 3 डोमेन ले सकता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज फिक्स कर लेना, जीएटी डाल लेना। अगर मैथ्स से आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स से आप लोग इको ऑनर्स में एलिजिबल हो जाओगे। कंप्यूटर साइंस में या फिर फॉर एग्जांपल मैथ्स ऑनर्स का जो आपका फील्ड है उसमें मैथ्स कंपलसरी है, तो मैथ्स अगर है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगेन इसके अलावा आप लोगों के पास जो बीबीए बीसीए जैसे कोर्स है वहां पे भी मैथ्स कंपलसरी है, तो अगर किसी के पास मैथ्स है तो मैथ्स को जरूर अपने डोमेन्स में ऐड करें, उसको आपको एडवांटेज मिलेगा। लैंग्वेज को जरूर रखना है सभी बच्चों को, और ह्यूमैनिटीज वाले उसके अलावा कोई भी 2 डोमेन्स और रख सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आपका है वो आप रख लो। जीएटी से आपको एडवांटेज होगा मेनली बीए प्रोग्राम में, क्योंकि बीए प्रोग्राम की 2 एंट्रीज है। अदरवाइज आपको डीयू में 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन से ही एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन आई थिंक सभी को क्लियर है। ऑप्शन है आपके पास, आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन तभी करना जब आप श्योर हो, क्योंकि अब 2 महीने में आप एक नया सब्जेक्ट पूरा नहीं इतना अच्छा पढ़ सकते जितना अच्छा एक ऐसे बच्चे ने पढ़ रखा है जो पूरे साल से पढ़ रहा है। तो इट इज अप टू यू, अगर आप ले सकते हो वो रिस्क तो आप ले लेना, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट जो आप 12th में पढ़ते आ रहे हो वही अपने सब्जेक्ट्स रखना, ताकि आप लोग उसे थोड़ा सा और अच्छा प्रिपेयर करोगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे होगे, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ कट ऑफ्स के ऊपर। देखो इस बार का जो थोड़ा कट ऑफ है वो अलग रहने वाला है, मार्क्स जो है वो आपके डिफरेंट रहेंगे। पहली बार टोटल स्कोर बदल चुका है, क्योंकि 250 का कॉम्बिनेशन है, तो 250 into 4 या 250 into 3 दैट इज द टोटल स्कोर। अब नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे काफी बढ़ेगी, तो अगेन फुल स्कोर करना बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऑल्दो अगर कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, जैसे कि अगर वो पूरे साल पढ़ रहा है, तो वो यहाँ पे एक बाजी मान के लेके जाएगा, लेकिन अगेन कट ऑफ्स में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिलेगा हर साल के कंपेरिजन में। दैट इज बिकॉज डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की तैयारी ही यहाँ पे एक डिसाइडर फैक्टर होने वाली है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में जो कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल मैं डीयू का ले रही हूं, तो डीयू के हिसाब से बाकी सब यूनिवर्सिटीज का भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। अगर आप ये मीट कर रहे हो तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज में भी एलिजिबल हो ही जाओगे। तो 750 अगर मैं बोलूं 250 into 3 पीसीएम या पीसीबी टोटल स्कोर 750 है। अगर आप यहां से 590 580 तक भी स्कोर ला रहे हो तो बहुत आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अगेन साइंस में कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, अब प्लस नेगेटिव मार्किंग है, प्लस चॉइस हट गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को इवेंचुअली क्लास 12th का सिलेबस हम पढ़ ही रहे हैं और हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो आप साइंस के लिए काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे होगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का मेरिट 1000 का होगा, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज को मिला के। 1000 में ह्यूमैनिटीज में आप 800 का स्कोर रफली पकड़ के चलना, क्योंकि ह्यूमैनिटीज का कट ऑफ ज्यादा जाता है, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे ज्यादा स्कोर कर रहे होते हैं, तो 800 एक बहुत अच्छा स्कोर है जहां पे आपको इस बार इजीली एडमिशन मिलेगा। और कॉमर्स में अगेन थोड़ा कट ऑफ ज्यादा होता है, तो मैंने ये बहुत ही हायर वर्जन पे आपको मार्क्स बोले हैं। अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप 100% श्योर हो, ठीक है। इससे 100-150 का डिफरेंस रहेगा आपका एक एवरेज स्कोर की कैटेगरी में, बट एवरेज स्कोर आई वुड नॉट से आप टारगेट करो, आपको टारगेट बेस्ट ही
करना चाहिए ताकि आप लोग के पास कोई ऑप्शन या सेकंड डाउट का ऑप्शन ना रहे। ठीक है, तो ये आपके मेरिट स्कोर्स रहेंगे जिसमें पीसीएम पीसीबी है, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज है। जीएटी ऐड कर देते हो तो मेरिट अगेन चेंज हो जाएगी, लेकिन जीएटी का मेरिट लगेगा या ये मेरिट लगेगा वो डीयू डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन आपका बेस्ट क्या है। तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरा जीएटी में नंबर ज्यादा आ गया तो वो काउंट होगा क्या, जो भी आपका बेस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली वही वो काउंट करेगा, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग को आई होप से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। सिलेबस आपका इस बार की एनसीईआरटी है और सीयूटी की वेबसाइट पर भी उसको मेंशन कर दिया गया है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अक्सर ना जैसे बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो हम लोग लिखने की आदत हमें पड़ जाती है और हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस बार का जो सीयूटी है वो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पहली बात सिलेबस बदल गया है, दूसरी बात आप लोगों का पेपर में चॉइस हट गया है, तीसरी बात नेगेटिव मार्किंग का स्कोप बढ़ जाएगा, चौथी बात टाइम फिक्स हो गया है। तो ये चारों चीजों का इंपैक्ट आपके मार्क्स पे जरूर पड़ेगा। लेकिन आपके पास अभी भी 2 महीने हैं और अगर आप 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो एक प्रॉपर प्लान के साथ जैसे हमने बोर्ड्स में करी है, सिमिलरली अगर हम सीयूटी की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इतना कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट इट्स इंपॉर्टेंट आप रिवीजन बहुत अच्छा करो, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, सारे सवाल लगा लो पीवाईक्यूज के ऊपर बेस्ड, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप ये 3-4 चीजों पे काम कर लेते हो प्लस अगेन इट इज मोर अबाउट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लोग जो ये महीना है मार्च, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स हैं जिनके बोर्ड्स खत्म होते जाते हैं वो सीयूटी पे स्टार्ट करते रहे और अगेन फिर तो रफली अगर सब बच्चों के पास कॉमन है केवल 1 महीना है जो कि अप्रैल का है, लेकिन मार्च में जो स्टार्ट कर देगा उसको एडवांटेज रहेगा। तो ऑब्वियसली अप्रैल मिड अप्रैल तक तो हमारा टारगेट होना चाहिए या अप्रैल 20 तक की सिलेबस एक बार रिवाइज पूरा कर लें और आखिरी के 10-15 दिन जो हमारे हाथ में रहेंगे उसमें हम सुपर प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरीज को पैरेलली लगाएं। तो अगर हम इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली इस बार भी हर बार की तरह रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो आपको मैं बस इतना बोलूंगी कि आप जब सीयूटी अड्डा पे हो तो इट इज द फर्स्ट चैनल जो कि 1 मिलियन का है फॉर सीयूटी, डेफिनेटली कुछ बात रही होगी और बात रिजल्ट ही रहा है क्योंकि हर साल हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट निकाले हैं सीयूटी के, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, 100% टाइलर्स हो या फुल स्कोरर्स हो, दोनों ही कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिजल्ट रहे हैं। अब बारी है 2025 के चैलेंज पे अटैक करने की और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। चाहे आपका पैटर्न बदला है, चाहे आपका सिलेबस बदला है, कंटेंट अपडेट हो गया है, बैचेस चेंज हो गए हैं, तो बच्चों आपको बस मैं इतना बोलूंगी कि जब भी आप सीयूटी अंडर 24/7 पे हो तो इट इज द फर्स्ट चैनल जो सीयूटी के लिए 1 मिलियन का बना है, यानी कि डेफिनेटली कुछ बात रही होगी। इतने बच्चों का बिलीफ रहा है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बात केवल रिजल्ट्स है। चाहे मैं 2022, 23 या 24 की बात करूं, हर साल कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स निकाले गए हैं, हर एक स्ट्रीम के लिए निकाले गए हैं, चाहे 100% टाइलर्स हो चाहे फुल स्कोरर्स हो, तो हर एक चैलेंज को बीट किया गया है। लेकिन अब बारी है 2025 के चैलेंज को बीट करने की, क्योंकि इस बार का अगेन पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज होने में काफी हद तक चांसेस है क्योंकि बोर्ड्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है सीयूटी और इस बार बोर्ड्स में हमने देखा है कि हर एक एग्जाम के साथ यहाँ पे लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा गया है। सो इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सही तौर पे तैयारी करो और बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव में यही डिफरेंस होता है कि बोर्ड्स में यार हर बच्चा 95% ला सकता है अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करे, लेकिन बोर्ड्स के बाद सीयूटी में या कॉम्पिटेटिव में हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। तो उन्हीं बच्चों को सीट मिलेगी जो बेस्ट में से भी बेस्ट होगा, है ना, जो टॉप स्कोरर होगा, प्लस वो नेगेटिव मार्किंग सारे कंपटीशन को बीट करेगा। तो उसके लिए एक अप्रोच, एक तैयारी, एक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगेन लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बेटा बचता है वो है प्रतिज्ञा, दैट इज द इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स फॉर सीयूटी जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम के हो, मेक श्योर करो कि इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हालत में मिस आउट ना करो, क्योंकि इसमें तैयारी के साथ साथ रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सारी चीजों को एक ही साथ कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को और कुछ इसके बाहर नहीं करना है। अगले 40-45 डेज जो आपके हाथ में है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि प्रतिज्ञा का एक एक हिस्सा आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो और हर एक स्ट्रीम के लिए जो भी स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है, हर एक स्ट्रीम का अलग एक ऑप्शन रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के पेपर लेट है, साइंस का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो सब लोगों के लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान है। तो बेस्ट चीज जो आप लोग के लिए जरूरी है, जैसे कि बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ, बोर्ड्स में रिजल्ट रहा है, आप जुड़े हो बोर्ड्स में मेरे साथ एंड यू नो कि यार एक प्लान ही है जो आप लोग को एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर देगा, एक एज देगा, एंड दैट इज वन थिंग जो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार सीयूटी के लिए और केमिस्ट्री में तो पर्टिकुलरली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार सिलेबस बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ज्यादा ईजी है। अगर मैं सही तरीके से काम कर लेती हूँ तो आपको मार्क्स दिलवाना। तो सारे टीचर्स रेडी है, मेक श्योर करो कि आप टाइम वेस्ट ना करो, इस अपॉर्चुनिटी
को यूज करो। बुक्स आपको ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है स्टार्टिंग के ऑफर में। यू नीड टू ज्वाइन द बैच विद द कोड WIFI13। आप स्टोर पे जा सकते हो और CUT UG कैटेगरी में अपनी अपनी स्ट्रीम के क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी ऐसा फैक्टर ना रहे जो आप लोगों को इस बार सिलेक्शन से रोक सके। एंड यस, वी आर रेडी टू मेक श्योर कि आप लोगों को इस बार भी उतने ही तगड़े रिजल्ट दिलाएं जितने हमने हर साल दिलाए हैं, इवन बेटर दिलाएं, क्योंकि हम लोग और भी ज्यादा एनर्जी के साथ रेडी हैं प्रतिज्ञा 2025 में। तो आपका स्वागत है एंड लेट्स मेक श्योर कि CUT 2025 बेस्ट बैच और बेस्ट सेशन के तौर पे मिलकर निकल के आए। मिलते हैं प्रतिज्ञा में। ऑल द बेस्ट बच्चों।